everyone, welcome to Aspirants Adda. Let's start with today's editorial and new words. आज हम ये 3 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और यही 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं हिंदू में. एक्सटेंडिंग सेफ्टी, सेकेंड इज़ फिटफुल अप्रोच एंड थर्ड इज़ द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे. तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, जो कि है एक्सटेंडिंग सेफ्टी. अब यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ने फ़िलहाल जो 2 डोजेज़ हैं वैक्सीन्स के, उनके बीच का गैप यानी टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ किया है. जब वैक्सीन्स के शुरू ही हुई थी तब ये डोज के बीच का जो गैप है, इंटरवल है, वो काफ़ी कम था, पर इसको बढ़ा के अब 2 से 3 महीने भी कर दिया गया है. तो ऐसे में जो राइटर हैं इसके पीछे 2 कारण दे रहे हैं. पहला कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और इससे यानी 2 डोजेज़ के बीच में टाइम इंटरवल को बढ़ाने से गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को प्रोक्योर करने का और ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का. अब इससे क्या होगा, मतलब ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया. सेकंड है कि टाइमिंग ऑफ 2 डोजेज़ ऑफ एन ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम इज़ नॉट क्लियर. मतलब यहाँ पे 2 डोजेज़ के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये क्लियर नहीं है. मतलब कि वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी बॉडी को, उसके लिए कितना गैप हो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 2 हफ्ते में आप लेंगे तो कम फ़ायदा होगा, 3 हफ्ते में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा. इस तरह की अभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी मिली नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट जो ये गैप है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है. कहीं ना कहीं से एक तरह से टेस्टिंग भी हो सकती है कि क्या पता गैप बढ़ाने से इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा हो. तो इस तरीके से मेन है क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वैक्सीन्स प्रोवाइड करने के लिए. अब यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट ने अप्रोच अपनाई है टू ईच हिज ओन, इस अप्रोच से जो बेनिफिट है वो सिर्फ कुछ लोगों को, जो प्रिविलेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उन्हें ही बेनिफिट मिल जाएगा. बाकी जो गरीब तबका है, जिनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है या जिनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, वो इससे बाहर रह जाएंगे. अब यहाँ पे एक ट्रायल के बारे में भी राइटर बता रहे हैं, जो कि है एस्ट्राजेनिका का ट्रायल. यानी जो एस्ट्राजेनिका जो कि इंडिया में जिसकी मेडिसिन कोविशील्ड है, उसके ट्रायल्स के डेटा को इन्होंने बताया है कि ये ट्रायल के डेटा में पता चला है कि अगर इनके 2 डोजेज़ के बीच में टाइम इंटरवल को हम बढ़ा देते हैं तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, यानी इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा लोगों पे. तो ऐसे में देखिए, हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ें जो किसी डिज़ीज़ को फाइट करती हैं तो वो होती है एंटीबॉडी. तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का लेवल क्या है वो डिसाइड करेगा कि हम इस डिज़ीज़ से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं. और सेकंड होता है सेल बेस्ड इम्यूनिटी. जैसे आपने T सेल या B सेल के बारे में सुना होगा, तो ये जो सेल बेस्ड इम्यूनिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज़ के अगेंस्ट. तो 2 चीज़ें हैं जो हमें इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक्ट करती है. पहला है एंटीबॉडी का लेवल और दूसरा है सेल बेस्ड इम्यूनिटी. अब देखा ये गया है कि ऐसे भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे किसी को 2 डोजेज़ दे दी गई थी वैक्सीन, उसके बाद भी उसे मतलब ये कोविड-19 हुआ है. और ऐसे भी कई सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे डेथ रिपोर्ट की गई है उन पर्सन्स में जिन्हें कोविड के 2 डोजेज़ मिल चुके थे वैक्सीन के. तो ऐसे में फ़िलहाल जो एम है वैक्सीन का वो क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सीवियर डिजीज़ एंड डेथ. मतलब कि फ़िलहाल जो एम है इन वैक्सीन का वो ये है कि जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी है, उसकी गंभीरता है, उसको कम किया जाए और डेथ के काउंट को कम किया जाए. यानी कि ये जो वैक्सीन है पूरी तरह से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वैक्सीन ले लिया तो और फिर इस बीमारी के अगेंस्ट हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं है. तो इसीलिए फ़िलहाल राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही होनी चाहिए कि इस वैक्सीन के थ्रू जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी है और उसके डेथ काउंट है उसको कम करने के जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जिससे पूरी तरह से अगर हम इससे सेफ़ नहीं हैं तो कम से कम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हमारी सोसाइटी के लिए ना हो. तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है फिटफुल अप्रोच.
तो यहाँ पे फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया है व्हाट्सएप को, और इसमें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप का जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। मतलब कि ये डायरेक्शन दे रहा है व्हाट्सएप को कि ये अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको विड्रॉ कर ले। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, इसमें ये प्रोविज़न है कि जो यूज़र्स हैं अब अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे एक बार ये इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये डेटा व्हाट्सएप फिर एफबी के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप का यहाँ पे कहना ये है कि उनकी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो व्हाट्सएप यूज़ करने के बदले में कुछ चार्ज नहीं करता है। तो ऐसे में ये जो न्यू अपडेटेड जो पॉलिसी लाई जा रही है, इसका ये एक बिज़नेस इंटरेक्शन है, और इसके तहत व्हाट्सएप जो भी डेटा कलेक्ट करेगा लोगों का वो शेयर करेगा एफबी के साथ, और एफबी उन डेटा को एनालाइज करते हुए हमें पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाएंगे। यहाँ पे एड्स आएगा तो पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाएंगे जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू हो सके, यानी ये अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने का, और बिज़नेस से मतलब क्योंकि सारे जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये इनका ऐसा ही इनिशिएटिव है जिससे इन्हें बेनिफिट हो सके, प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कहना ये है कि जो व्हाट्सएप का ये जो न्यू प्रोविज़न है ये इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट यानी इंडियन यूज़र्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि यूरोप या दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे इस तरह के प्रोविज़न नहीं है तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, जैसे कि यूरोप में है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं GDPR। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉस की वजह से वहाँ पे व्हाट्सएप कंपनियाँ इस तरह के प्रोविजंस नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और अगर इंडिया में ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो इसका रीज़न है कि यहाँ हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। तो इंडिया को इन कंपनी से फ़ाइट करने की बजाय या इन्हें कोई डायरेक्शन देने के बजाय ये करना चाहिए कि इंडिया में वो डेटा प्रोटेक्शन लॉज लेकर आएँ जिससे कि हम अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर सकें लॉज के थ्रू, बजाय इसके कि हम इन्हें इन कंपनीज़ को डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करें। तो ऐसे में वो वर्ड्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इज़ फिटफुल दैट इज़ अनस्टेबल, सेकंड है एक्सोडस दैट इज़ मास माइग्रेशन, थर्ड इज़ फेरोसिटी दैट इज़ एट्रॉसिटी, एंड नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेसेंट दैट इज़ सेल्फ सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं अब हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि है द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। तो इस आर्टिकल में राइटर का कहना ये है कि जिस तरह से हमने एड्स की फ़ाइट को लीड किया था, यानी एड्स के लिए जो मेडिसिन थी हमने उसको ग्लोबली किस तरह से रीच करवाया था, जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पे भी हमने मेडिसिन को जिस तरीके से अवेलेबल करवाया था, वो फ़ाइट हमारे लिए एक सबक हो सकता है फ़िलहाल जो हम फाइट कर रहे हैं कोविड की वैक्सीन के लिए। ऐसे में देखिए पूरे वर्ल्ड में ही कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम है कोविड की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, काफ़ी सीवियर होती जा रही है। तो ऐसे में वैक्सीन्स प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं इसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो है वॉलंटरी लाइसेंसिंग, जिसमें तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग में ये प्रोविज़न होता है कि वो पर्सन जिसके पास लाइसेंस है यानी पेटेंट है किसी प्रोडक्ट का, वो अपनी इच्छा से इस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी को दे सकता है बनाने के लिए, यानी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को ये प्रोडक्ट बनाने की इजाज़त दे सकता है। ये तो है वॉलंटरी लाइसेंस। और दूसरा है यहाँ पे जो राइटर का कहना है कि फ़िलहाल कुछ समय के लिए कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनके लिए पेटेंट राइट को सस्पेंड कर देना चाहिए, जिसको ग्लोबली सभी मैन्युफैक्चरर्स जो भी बनाना चाहता है इस वैक्सीन को बना सके और फिर पूरे वर्ल्ड वाइड इसको अवेलेबल कराया जा सके, क्योंकि कोविड के फ़ाइट में फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, और उसकी शॉर्टेज से हम कहीं ना कहीं इस फ़ाइट में पीछे जा रहे हैं। तो ये प्रोविजंस किए जा सकते हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस मेडिसिन पेटेंट पूल और WHO का जो है कोविड-19
टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये दो ऐसे पूल्स हैं जो कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग को बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अब ये क्या क्या है, हम इन्हें समझते हैं। पहला यूनाइटेड नेशंस का है मेडिसिन्स पेटेंट पूल, यानी एक ऐसा पूल है जहाँ पे कोई भी पेटेंट होल्डर अपने प्रोडक्ट को इस पूल में रख सकता है। इससे होगा क्या कि इस पूल में जितनी भी मेडिसिन्स या वैक्सीन्स या टेक्नोलॉजी जो भी होंगी उसको कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकता है और प्रोडक्ट को बना सकता है। पर इसके बदले में होगा क्या कि जो मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को बना रहा है उसको रॉयल्टी के रूप में कुछ अमाउंट पेरेंट कंपनी को देना होगा। अब इसी के तर्ज पे एक और पूल बनाया गया WHO में, जो कि है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो ये टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है कोविड-19 के लिए, यानी कि कोविड-19 की फ़ाइट के लिए ये पूल बनाया गया है। और इसमें भी इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है इसको रखा जा सकता है जिससे कि कोई भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो ये दो ऐसे टूल्स हैं जो कि वॉलंटरी लाइसेंस को प्रमोट करते हैं। और वॉलंटरी लाइसेंस का मेन जो कोर है वो है कोऑपरेशन के बेसिस पे काम करना। तो ऐसे में वॉलंटरी लाइसेंस को बढ़ाकर अगर हम काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। अब देखिए जो ट्रिप्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो 1990s में शुरू हुआ था WTO के द्वारा, और इसके अगेंस्ट जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी इसके अगेंस्ट हुए थे और इन्होंने नाराज़गी जाहिर करी थी, क्योंकि इसको आने के बाद मतलब ट्रिप्स का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो मेडिसिन्स हैं उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते और इससे ग्लोबली वो सेक्शन सोसाइटी का जो कि पुअर है वो हेल्थ सर्विसेज अवेल नहीं कर पाता। तो इसलिए इनके अगेंस्ट काफ़ी सारे एक्टिविस्ट जो या फिर हम कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो इनके अगेंस्ट उन्होंने कंसर्न जाहिर किए थे। अब यहाँ पे फिर हमें एंटी ट्रिप्स एक्टिविज़म भी देखने को मिला। अब हुआ क्या कि कुछ इस एक्टिविज़म के बाद कुछ मैन्युफैक्चरर्स यानी पेटेंट होल्डर उन्होंने अपने मेडिसिन्स को या अपने टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं इस पूल में दर्ज करवाया, जो हमने पीछे पढ़ा है यूनाइटेड नेशंस का। उस पूल में अपने टेक्नोलॉजी को, अपने मेडिसिन्स को रखा। इससे फिर उन मेथड्स का यूज़ करते हुए, इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए नॉर्मली मेडिसिन्स बनाई गई, और वो मेडिसिन्स ऐसी थी जो कि काफ़ी सस्ती बनाई गई। मतलब कि जैसे मान लो एक US की कंपनी है, मान लो X, इसके पास पेटेंट का राइट है। अब इसने क्या किया, जो ये मेडिसिन या टेक्नोलॉजी बनाती है, मान लो ये एड्स के अगेंस्ट कोई मेडिसिन बनाती है जो कि है A। अब ये इस A मेडिसिन को अपने इस जो हमने इनिशिएटिव बोला था ये वाला मेडिसिन पेटेंट पूल में अपने इस मेडिसिन A को ये रजिस्टर करवा देगी। अब इससे होगा क्या कि इस मेडिसिन A को कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में बना सकता है, पर इसके बदले में से अपने जो भी सेल्स होंगी इस मेडिसिन की उसका कुछ अमाउंट इस पेटेंट होल्डर कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। इससे जो पेटेंट होल्डर कंपनी है उन्हें भी फ़ायदा होगा, और वो सेक्शन जो कि पुअर है, जो कि महंगे रेट्स पे मेडिसिन को नहीं अफोर्ड कर सकता था, वो भी अब मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है। अब देखिए जो ओरिजिनली वैक्सीन का प्राइस 200 से $500 था पर पर्सन पर ईयर, अब वो इन प्रोविज़न के बाद में $39 पर पर्सन पर ईयर आ गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा प्राइस यहाँ पे कम हुआ है। तो ऐसे में इन प्रोविजंस के बाद जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का या वर्ल्ड वाइड वो कंट्रीज़ जो गरीब हैं वहाँ पे भी इन मेडिसिन्स को अफोर्ड किया जा सकता है। और इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है। वो इस तरह की जेनेरिक मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा बनाता है और उसको मेनली अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है या लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इस तरह की मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा बेची जाती हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा अफ्रीका उसकी हेल्थ केयर सर्विसेज इन जेनेरिक मेडिसिन्स पर ही डिपेंड करती हैं। और अगर इस तरह से जेनेरिक मेडिसिन्स ना बनाई जाएं तो शायद हमारे ग्लोबल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं अवेल कर पाएगा और इससे बाहर हो जाएगा। तो ये था वॉलंटरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न। दूसरा जो प्रोविज़न है वो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो देखिए कंपल्सरी लाइसेंसेस के तहत होता क्या है कि अगर
कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं या फिर हेल्थ इमरजेंसी है, तो ऐसे में हम कुछ मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब कोई कंट्री कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में फ़िलहाल कुछ डिज़ीज़ को इस प्रोविज़न के अंदर रखा भी हुआ है, जैसे कि मलेरिया है, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस तरह से जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, ये भी इस प्रोविज़न के अंदर हेल्थ इमरजेंसी ही डिक्लेयर किया जाएगा और इसके अगेंस्ट भी हम कंपल्सरी लाइसेंसेस दे सकते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स को। पर जो हम अगर दोनों लाइसेंस में कंपेयर करें तो जनरली मैन्युफैक्चरर्स वॉलंटरी लाइसेंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वॉलंटरी लाइसेंस में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र इजीली होता है, कोऑपरेशन बेसिस पे ये काम होता है। तो यहाँ पे वैक्सीन का वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चर है वो स्पीडली होता है, तेज़ रफ्तार से होता है और इस तरह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जल्दी हो पाती है किसी भी कंट्री में कहीं पर भी। तो ऐसे में देखिए, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि है कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इसमें ग्लोबल की ऑलमोस्ट 2/3 कंट्रीज़ हैं और इसमें होता ये है कि वैक्सीन्स को प्रोक्योर किया जाता है और उन कंट्रीज़ को जो कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको डोनेट किया जाता है। पर फ़िलहाल अगर इन्हें वैक्सीन परचेज़ करनी है तो इनके पास फ़ंड होने चाहिए, पर प्रॉब्लम यही है कि इस प्रोग्राम के तहत फ़ंड ही अवेलेबल नहीं है और अगर फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो फिर इस तरह का इनिशिएटिव तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक इसके पास फ़ंड अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे जो एक दूसरा हमने पूल देखा था कोविड-19 का, WHO का टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, उसमें फ़िलहाल किसी भी पेटेंट होल्डर ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया है, मतलब किसी ने भी अभी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये हमारे पास फैसिलिटी तो है पर इसके अंदर कुछ रजिस्टर ही नहीं है, तो हम इस प्रोविज़न का भी यूज़ कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि जो पेटेंट्स हैं वो कोई आयरन क्लेड ओनरशिप राइट्स नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट और जो इनोवेटर हैं उनके क्लेम्स को बैलेंस करते हैं और इस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन के डेवलपमेंट में, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोटिव से इसको पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकता है और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो कॉमन पीपल तक या गरीब तबके तक भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है वो सारा कहाँ से आया है, जनरल पब्लिक से ही आया है। तो ऐसे में जनरल पब्लिक का पैसा यूज़ करके वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करके और उसके प्रॉफिट को सिर्फ कुछ तबके तक ही पहुंचाना या इन मैन्युफैक्चरर्स को ही उसका बेनिफिट पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं गलत है उन लोगों के साथ जिन्होंने टैक्स पे किया है और इस वैक्सीन में अपने पैसे इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि जो सरकार के पैसे हैं वो सिटीजन्स के ही पैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सारा आज का 3 आर्टिकल्स थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।